हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक इंटरफेरेंस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस। उसमें हमने सुपरपोजिशन बताया था। सुपरपोजिशन क्या होता है? व्हेन टू और मोर वेव्स सुपरपोज on a medium particle, then this is called superposition of a wave at that position। मान लिया दो वेव हैं, ये एक ऐसे ट्रेवल कर रही है, एक ऐसे ट्रेवल कर रही है, ये ऐसे ट्रेवल करते हुए निकल रही है, ये निकल रही है। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ है? ये दोनों पॉइंट क्या हुआ है? यहाँ पे ज्वाइंट हुए। तो इस पॉइंट पे हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ठीक है, दोनों के कारण। ये मान लिया वेव y1 है, ये y2 है, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे 1 और 2 के कारण। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दोनों के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होता है, ठीक है। मान लो दो वेव्स है, मान लीजिए n वेव्स है, तो n वेव्स है तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस डेल्टा प्लस yn। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ वेव्स का डिजाइन करके बता दें कि कैसे वो एक दूसरे उन दोनों के बीच में सुपरपोजिशन होता है, ठीक है। तो मान लिया एक कुछ सेम मीडियम और सेम वेलोसिटी से एक वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है। ये दोनों वेव है, ये वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और ये वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अब क्या होता है? दोनों वेव जब इस वेव की हाइट h1 है और इसकी क्या है? h2 है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड बता रहे हैं हाइट में। अब ये दोनों वेव एक दूसरे से, ये इस तरफ v वेग से जा रही है और इधर भी ये v वेलोसिटी से आ रही है। तो अब ये दोनों क्या होंगे? कंबाइन होती हैं, जुड़ती हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट बनता है, जो ग्राफ में दोनों का जुड़ के क्या रहता है, जो ग्राफ का जो पीक है वो काफी ऊंचा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब एक का हाइट h1 थी, इस तरीके का था, दूसरे का h2 थी। तो जो इसका रिजल्टेंट हो गया, ये जो एम्पलीट्यूड मिलेगा h1 प्लस h2 हो जाएगा। ये सुपर इम्पोज हुई। उसके बाद में ये वेव विथ वेलोसिटी भी इधर की ओर जा रही थी, तो ये इधर डायरेक्शन में चली जाएंगी और ये विथ वेलोसिटी भी इधर की निकल जाएगी। ये बताता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब मान लिया एक वेव्स है, ठीक है। अब ये वेव्स जो है, ये मान लिया ये विथ वी वेलोसिटी इधर की जा रही है, ठीक है। अब इसका एम्पलीट्यूड a1, हाइट मान लिया इसकी h1 है और इसकी हाइट क्या है? h2। अब अगर इन दो वेव्स का जब ठीक है, ये दोनों वेव का जब सुपरपोजिशन होगा तो जो हमें रिजल्टेंट मिलता है, वो जो वेव होगी उसका जो एम्पलीट्यूड मिलेगा h2 माइनस h1 होगा। ये हाइट h2 और ये हाइट h1, तो इसका जो एम्पलीट्यूड आ जाएगा, हाइट हो जाएगा, वो h2 माइनस h1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ये वेव इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी और ये वाली जो पल्स है, ये वाली पल्स इधर चली जाएगी जो पल्स, और ये वाली पल्स इधर की ओर मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है? दो वेव्स का सुपरपोजिशन कैसे होता है, ये हमने इसमें अध्ययन किया।
हम लोगों ने सुपरपोजिशन पढ़ा। तो अब सुपरपोजिशन के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ठीक है। व्हेन टू और मोर मैकेनिकल वेव्स सुपर इम्पोज इन ए रीजन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है, देयर आर सम इंपॉर्टेंट फिनोमिनन्स, ठीक है, विच कैन टेक प्लेस डिपेंडिंग ऑन सेम सम फैक्टर्स, ठीक है। जैसे दो या दो से अधिक जब मैकेनिकल वेव एक दूसरे में सुपरपोजिशन होता है किसी भी रीजन में, तो उसमें कुछ फिनोमिनान होते हैं, कुछ घटनाएं होती है। तो उसमें तीन तरीके की घटनाएं होती हैं। पहला होता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव, दूसरा बनता है स्टेशनरी वेव विद बीट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टेशनरी वेव, इंटरफेरेंस और बीट्स का अध्ययन सिंपल हार्मोनिक मोशन में किया है। यहां पर हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है। जब भी इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, तो ये जो भी होगा वो कोहेरेंट वेव्स के लिए होता है, जैसे सेम फ्रीक्वेंसी की हो, ठीक है। और कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, जिनमें कोई भी इनिशियल फेज लैग टाइम का नहीं होता है, ठीक है। नो इनिशियल फेज लैग विद टाइम, ठीक है। व्हेन इंटरफेरेंस क्या होता है, व्हेन टू और मोर वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट इनिशियल फेज difference superimpose on a medium particles, on a medium particles, the superposition of such waves at the point is, ठीक है, जो सुपरइम्पोज होती हैं, सुपरपोज होती हैं किसी पॉइंट पे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी सुपरपोजिशन को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जब इंटरफेरेंस होता है लाइट का, तो वहां पर जो हमें इंटेंसिटी लाइट की मिलती है, किन्हीं पॉइंट पर मैक्सिमम होती है और किन्हीं पॉइंट पर मिनिमम होती है। कोई दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें जिनके आयाम समान है, ठीक है, आयाम समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, ठीक है, विभिन्न बिंदुओं पर कणों की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है तथा किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है उस इंटरफेरेंस को क्या कहते हैं, उस पॉइंट पे हम इंटरफेरेंस को कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है, समकोषी व्यतिकरण। और जिन बिंदुओं पर, ठीक है, तीव्रता न्यूनतम होती है उनको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं या विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। मान लिया दो वेव्स है, ये वेव 1 है, ये वेव 2 है। अब ये दोनों वेव्स अगर एक दूसरे से सुपरइम्पोज होती हैं तो इनका जो ग्राफ बनता है, ठीक है, जब क्रस्ट मिलते हैं तो जो ग्राफ होता है उस ग्राफ का एम्पलीट्यूड जो है वो हमें बड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, जब क्रस्ट मिलेंगे तो उस समय जो इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, उस इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, समकोषी व्यतिकरण। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है, ठीक है, उसमें जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई का फेज डिफरेंस होता है। पाई फेज डिफरेंस क्या होता है, जब भी हम साइन वेव का ग्राफ बनाते हैं तो हमें ऐसा मिलता है, ये इस वेव का
इनिशियल पोजीशन कहलाता है, जहां से ओरिजिन। ठीक है, तो ये हुआ 0, ये हुआ पाई, ये हुआ 0, ये हुआ पाई। ठीक है, अब पाई का फेज डिफरेंस का मतलब है जो भी वेव स्टार्ट हो रही है वो यहां से हो रही है, या ये कह सकते हो कि जो फेज डिफरेंस हुआ, अब जो वेव स्टार्ट हो रही है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, इस तरीके से। ठीक है, यानी जब सेम एम्पलीट्यूड के क्रेस्ट और ट्रफ मिलते हैं, यानी स्लंग और गर्त मिलते हैं, तो उनके सुपरपोजिशन से हमें क्या मिलेगा? दोनों सेम एम्पलीट्यूड, ये भी ए है, ये भी ए है, तो जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, तो उस जगह पे हमें जो इंटेंसिटी मिलती है लाइट की वो न्यूनतम होती है। ठीक है, अगर फेज डिफरेंस 0 है तो वहां पे क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अगर पाई का फेज डिफरेंस है, ठीक है, तो वहां पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है, ठीक, अगर कोई वेरिएशन नहीं है फेज डिफरेंस बिटवीन दो वेव्स के बीच में टाइम के साथ में, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। ठीक है, अब फेज लैग कैसे पता चलेगा? अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये पॉइंट मान लो एक पॉइंट है, ठीक है, वो सेम पॉइंट पे ऊपर नीचे, एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, मान लो एक साथ में ऊपर नीचे ऐसे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों पॉइंट के बीच में हमें कोई फेज डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अब एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, तो दोनों में कितना पाई का फेज डिफरेंस है। तो अब ये ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। दोनों अगर फेज डिफरेंस 0 है, ठीक है, तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अगर पाई का फेज डिफरेंस है तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है दो तरंगों के व्यतिकरण की परिणामी तीव्रता। दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता। माना एक ही आवृत्ति की दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगें एक ही दिशा, ठीक है, एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, ठीक, अब मानेंगे, ठीक है, माना इनके जो आयाम है वो A1 व A2 है, तथा माध्यम के बीच में, दोनों के माध्यम के बीच में जो कलांतर है वो 5 है। ठीक है, गेम, ठीक, माध्यम के किसी बिंदु पर ठीक है, उनके बीच जो कलांतर है उनके बीच कलांतर 5 है। ठीक है, तो मान लिया उस बिंदु पर इन तरंगों के विस्थापन जो है वो y1 व y2 है।
ठीक है, इनके जो विस्थापन है वो y1 का y2 है। ठीक, अब मान लेते हैं y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 sin ओमेगा t माइनस x। ठीक है, ठीक, अब y2 कितना हो जाएगा, a2 sin ओमेगा t माइनस x प्लस 5 का फेज डिफरेंस, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड मान लिया। तो ओमेगा अपान 2 पाई प्रत्येक तरंग की आवृत्ति है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, y1 इज इक्वल टू y1 प्लस y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो यहां से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू रख देते हैं a sin ओमेगा t माइनस x प्लस a2 sin ओमेगा t माइनस x प्लस 5। ठीक है, अब हम यहां पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये हो गया a1 sin ओमेगा t माइनस x। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस a2 sin ओमेगा t माइनस x इंटू कॉस 5। ठीक है, प्लस a2 कॉस ओमेगा t माइनस x इंटू साइन 5। ठीक है, अब हम यहां से देख रहे हैं ये टर्म कॉमन हो सकता है यहां से, तो हम इसको लिख लेंगे इन दोनों में से साइन ओमेगा टी माइनस एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस एक्स। ठीक है, इक्वेशन आती है होती है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये इक्वेशन क्या होगी, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। y2 इज इक्वल टू क्या हो गया, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो इसका परिणामी विस्थापन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एक ब्रैकेट में प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला है, ये टर्म इतना a ये b, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला यहां पे हमने अप्लाई कर दिया। ये हो गया a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन 5। अब हम यहां से साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, प्लस a2 साइन a1, ये आ जाएगा a1 प्लस a2 cos 5 एक ब्रैकेट में a1 प्लस a2 cos 5, इस टर्म में से ले लिया, प्लस a2 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन 5। ठीक है, अब मान ले रहे हैं, माना a1 प्लस a2 cos 5, a1 प्लस a2
cos फाई, ठीक है। a1 प्लस a2 cos फाई है ये, और cos थीटा है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ठीक। और a2 sin फाई इज इक्वल टू r sin थीटा, जहां आप, ठीक है, जहां cos थीटा और r sin थीटा नए कांस्टेंट हैं, ठीक है। इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। आर व थीटा यहां पर नए नियतांक है, तो अब जब हम उसकी वैल्यू रख देंगे कि आ जाएगा y इज इक्वल टू, और cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, प्लस r साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, और ठीक है, फिर यहां पे हम साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये जो इक्वेशन नंबर 6 आई, ठीक है, तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण 1 व 2 के समान है, ठीक है। तो ये ऐसे जो परिणामी तरंग आई, ठीक है, जो परिणामी तरंग है, ठीक है, इसका आयाम क्या गया r, तो उस बिंदु पर परिणामी जो विस्थापन है वह एक ऐसी तरंग के कारण है जिसका आयाम क्या है, r है। तो जो हमें परिणामी तरंग मिल रही है, ठीक है, परिणामी तरंग का जो विस्थापन है वह क्या आ गया, y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, जहां पे r क्या है, इस परिणामी तरंग का आयाम है। तो जो हमने समीकरण 4 और 5 लिखे थे, उसको हम वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो जब वर्ग करके जोड़ेंगे समीकरण 4 और 5 को, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, यहां से हम r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहां पर क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, a1 स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ठीक है, प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो अब हम इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसको इसके लिए हम 1 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर। अब यहां पे भी a2 है, यहां पे भी a2 है, तो हम a2 स्क्वायर यहां पर हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ठीक है। तो ये एक क्या आ गया, इसका परिणामी का वर्ग, परिणामी कितना आ गया, r इज इक्वल टू
अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, तो चूंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तो अतः परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? तीव्रता क्या होती है? ये फॉर्मूला पढ़ा था, I is proportional to a square and I is equal to k a square, ये पढ़ा है वेव मोशन में। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा I is equal to k r स्क्वायर, जहां पे r स्क्वायर है परिणामी तीव्रता है r, तो इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा I is equal to k a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो ये क्या आ गया? परिणामी तीव्रता, जहां पर k क्या है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसको मैनेज करना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हम इसको सिक्स हो गई थी, इसको हम 7 मान ले रहे हैं। तो जो हमें परिणामी विस्थापन मिला तरंग का, उसका जो तीव्रता आई, तो तीव्रता क्या आ गई उसकी? I इज इक्वल टू k a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब क्या मानना है? जो दो तरंगे थी y1 और y2, उनकी अलग अलग तीव्रताएं क्या है? I1 है और I2 है, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? k a1 स्क्वायर हो जाएगा, और I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k a2 स्क्वायर। ठीक है, k a2 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से a1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 अपान k, और a2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? I1 अपान k। तो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट I1 अपान k, a2 इज इक्वल टू अंडर रूट I2 अपान k। अब अगर हम a1 और a2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? a1 इंटू a2 अंडर रूट I1 I2 अपान k का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो अंडर रूट I1 I2 अपान k। तो अब जो a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर और a1 इंटू a2 की जो वैल्यू आई, उसको इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू k, a1 की जगह a1 स्क्वायर की जगह I1 अपान k प्लस I2 अपान k प्लस 2a1 a2 अंडर रूट a1 a2 की जगह क्या आ जाएगा? अंडर रूट I1 अपान I2 अपान k इंटू cos फाई। तो यहां से हम 1 अपान k कॉमन ले लेंगे, 1 अपान k कॉमन ले लेंगे और एक k कट जाएगा, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू cos फाई। cos फाई जो है वो रूट के बाहर है इस इक्वेशन में, और ये इक्वेशन नंबर क्या होगा? 8। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता उस बिंदु पर मिलने वाली तरंगों के बीच कालांतर फाई पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमने इस तरह की परिणामी तीव्रता निकाल ली। इसके बाद हमें पढ़ना है इसका संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये इसका पार्ट फर्स्ट है और इसका पूरा डेरिवेशन इसके पार्ट सेकंड में कंप्लीट होगा।